हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 लेकर आया है, जो कि अक्टूबर 1, 2020 से लागू भी किया जा चुका है। गवर्नमेंट ने यह ठान लिया है कि ये न्यू पॉलिसी के तहत डिफेंस ऑफसेट को लेकर 15 साल पुराने सभी क्लॉज यानी टर्म्स एंड कंडीशन को रिप्लेस किया जाएगा। चाहे कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट दो देशों के बीच कोई भी डील्स या एग्रीमेंट के तौर पे खरीदा जा रहा है या फिर एक AB इनिशियो सिंगल वेंडर डील पे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक्चुअली डिफेंस ऑफसेट का मतलब क्या है, ये पॉलिसी कब से लागू किया गया था, AB इनिशियो सिंगल वेंडर क्या है और आखिर ये टर्म्स एंड कंडीशन को रिप्लेस क्यों किया जा रहा है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एक्चुअली व्हाट आर डिफेंस ऑफसेट्स? अगर सबसे सरल भाषा में समझेंगे, डिफेंस ऑफसेट यानी एक ड्यूटी, एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि इंडिया को डिफेंस सामान बेचता है, वो प्लेयर की इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक ड्यूटी, क्योंकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ पैसे आइदर इंडियन इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा या फिर कंट्री को कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की मदद मिलेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG ने सितंबर 23 में एक रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें डिफेंस ऑफसेट को एक मैकेनिज्म की तरह डिफाइन किया गया है और इसकी 3 ऑब्जेक्टिव्स है। पार्शियली कॉम्पेंसेटिंग फॉर ए सिग्निफिकेंट आउटलॉ ऑफ ए बायर कंट्रीज रिसोर्सेस इन ए लार्ज परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी एक कंट्री जो कि फॉरेन गुड्स खरीद रहा है उसकी पार्शियली हेल्प करना। सेकेंड, फैसिलिटिंग इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी डिफेंस गुड्स देने के समय उस रिलेटेड सभी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। 3, एडिंग कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करना। आखिर ये पॉलिसी कब से लागू किया गया था? ये पॉलिसी 2005 में विजय कलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ही लागू किया गया था। पहले ये डिसाइड किया गया था कि जबकि हम फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, आगे जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकें। फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार अगर कोई भी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट 300 करोड़ से ज़्यादा है, देन ये प्रोक्यूरमेंट यानी डील में डिफेंस ऑफसेट की वैल्यू एटलीस्ट 30% रखा जाएगा, जिससे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा ज़्यादा या कम किया जा सकता है। और पहला डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट 2007 में साइन किया गया था। एक फॉरेन वेंडर या कंट्री किस तरह से अपनी डिफेंस ऑफसेट को पूरा कर सकता है? डिफेंस ऑफसेट को कंप्लीट करने के लिए कई तरह की ऑप्शंस हैं। 2016 तक एक वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे ये डिक्लेयर करना पड़ता था कि कब और कैसे ऑफसेट को कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन अप्रैल 2016 के बाद ये पॉलिसी में चेंजेस लाया गया और ये डिसाइड किया गया कि या तो ऑफसेट की मांग के समय ऑफसेट कंप्लीट किया जाएगा या फिर ऑफसेट दायित्व निर्वहन की 1 साल पहले। डिफेंस ऑफसेट में 2012 में पहली बार बैंकिंग और मल्टीप्लायर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी बैंकिंग के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए एक फॉरेन कंट्री या फॉरेन वेंडर क्रेडिट पाने के लिए ऑफसेट डिस्चार्ज कर सकता है। अगर उस फॉरेन कंट्री या वेंडर को बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, देन वेंडर बैंक क्रेडिट्स को यूज कर सकता है। इस तरह मल्टीप्लायर्स में अगर कोई भी फॉरेन कंट्री या वेंडर ऑफसेट डिस्चार्ज करने के लिए एक MSME को IOP यानी इंडियन ऑफसेट पार्टनर फॉर द फॉरेन वेंडर के तौर पे लेता है, देन उस वेंडर को 1.5 मल्टीप्लायर मिलेगा। यानी मान लीजिए ABC नाम की एक फॉरेन वेंडर DEF नाम की इंडियन कंपनी को अपनी ऑफसेट डिस्चार्ज करने के लिए चुनता है और अगर उसकी ऑफसेट वैल्यू है 100, देन उसको ऑफसेट क्रेडिट होगा 150। डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 के तहत अगर कोई भी फॉरेन कंट्री या वेंडर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, देन उसको मल्टीप्लायर 4 दिया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा है। क्या कोई भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी ऑफसेट क्लॉजेस है? अभी सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट यानी G2G कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफेंस ऑफसेट क्लॉजेस हैं, लेकिन कोई भी AB इनिशियो सिंगल वेंडर और इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट यानी IGA में डिफेंस ऑफसेट की क्लॉजेस नहीं है। जैसे कि 2016 में इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच एक डील साइन हुआ कि फ्रेंच 36 राफेल फाइटर जेट्स देगा। ये एक IGA यानी इंटर गवर्नमेंटल
एग्रीमेंट था। इसी तरह से अगर एग्रीमेंट से पहले हमारे पास एक ही वेंडर है देन इसको कहा जाएगा एबी इनिशियो सिंगल वेंडर। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि हमारे पास 2 या 3 वेंडर्स हो। ऐसा सिचुएशन में पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP भेजा जाता है, जिससे एक वेंडर डिसाइड किया जाता है, जिसको रिजल्टेंट सिंगल वेंडर भी कहा जाता है। IGA यानी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट 2 देशों के बीच होता है और ये एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह भी हो सकता है। और G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी के लिए एग्रीमेंट होता है। डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 के तहत उन सभी इंटरनेशनल डील जो कि कॉम्पिटिटिव है और जिसमें एक से ज़्यादा वेंडर शामिल है, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए डिफेंस ऑफसेट पहले की तरह 30% ही रहेगा। एग्री डिफेंस ऑफसेट को रिमूव क्यों किया जा रहा है? अपूर्व चंद्रा जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्विजिशन के रोल पे तैनात है, उनका मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए और कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को बढ़ा दे रहे हैं और ऑफसेट को रिमूव करने के बाद एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत कम भी किया जा सकता है। लेकिन एक ऑडिट से पता चला है कि फॉरेन वेंडर्स मेन कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कई ऑफसेट कमिटमेंट्स करते हैं, लेकिन जिसको बाद में कभी पूरा नहीं किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का मानना है कि ऐसा एक सिंगल केस नहीं है जिसमें फॉरेन वेंडर डिफेंस ऑफसेट के तहत इंडिया इंडस्ट्री को हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। तो दोस्तों, ये था डिफेंस ऑफसेट के बारे में सारी डिटेल्स। आपका ओपिनियन क्या है? क्या डिफेंस ऑफसेट रहना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज़ हेल्पफुल देन लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स and don't forget to subscribe Curious. Thank you for watching this video till the end.